तो आगे जो दी हुई है वो अगर उसमें से कोई भी एक कंडीशन है तो बीआईएस हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से ही रिजेक्ट कर सकती है, राइट। तो उसमें फर्स्ट है prosecution case is pending or in the process of initiating prosecution case in the trial court against the applicant or person under section 29 of the BIS Act 2016, राइट। तो जो BIS एक्ट मनीष भाई ने हमको किया था उसमें सेक्शन 29 है, उसके हिसाब से अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन केस चल रहा है या तो फिर प्रोसिक्यूशन केस चालू करने की जो प्रोसेस है वो चल रही है तो हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। दूसरा है एप्लीकेंट हैज मेड द एप्लीकेशन इमीडिएटली आफ्टर द केस ऑफ मिसयूज ऑफ हॉलमार्क or any violation under section 14 or section 15 of BIS Act 2016 detected on the part of applicant, राइट। तो जो एप्लीकेंट है जिन्होंने एप्लीकेशन किया हुआ है वो कोई भी मिसयूज ऑफ हॉलमार्क में वो पकड़ा गया है या तो फिर कोई भी वायोलेशन किया है उसने बीआईएस एक्ट में जो सेक्शन 14 और सेक्शन 15 है उसके रिगार्डिंग, तो उसकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। थर्ड है मिसयूज ऑफ हॉलमार्क और एनी वायोलेशन अंडर सेक्शन 14 और सेक्शन 15 ऑफ BIS एक्ट 2016 डिटेक्टेड ऑन द पार्ट ऑफ एप्लीकेंट आफ्टर एप्लीकेशन वाज मेड टू BIS। मतलब कि आगे जो सेकंड में आया वो अगर या तो BIS का हॉलमार्क का मिसयूज किया है या तो फिर BIS एक्ट सेक्शन 14 या 15 का कुछ भी वायोलेशन किया है और वो पता चलता है एप्लीकेशन हो जाने के बाद, तो भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। उसमें एक नोट दिया हुआ है, द एप्लीकेंट और फर्म हु आर फॉलिंग अंडर एनी वन ऑफ द कैटेगरी मेंशन एट 1, 2 and 3 above are not eligible to apply for certificate of recognition until they are free from these charges। तो जब तक वो ये चार्जेस में से बाहर नहीं निकल जाते तब तक वो एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। In case of conviction under section 29 of the BIS Act, such applicant or firm shall not be eligible to apply for grant of recognition for a period of 1 year from the date of such conviction। अगर सेक्शन 29 जो है BIS एक्ट का उसके अंडर में किसी को कन्विक्शन हुआ है, कन्विक्शन किया गया है, तो जिस डेट पे उसका कन्विक्शन हुआ है उसका 1 साल तक वो एप्लीकेशन नहीं कर सकता है। 2.1.2 है applicant whose earlier recognition was cancelled or not renewed and submitting application before completion of cooling period specified। तो किसी भी एप्लीकेंट का जिनका रिकॉग्निशन कैंसिल हुआ था या तो फिर रिन्यू नहीं हुआ था और उनको जो भी कूलिंग पीरियड स्पेसिफाइड किया गया था उसकी कूलिंग पीरियड से पहले अगर वो एप्लीकेशन कर रहा है तो वो रिजेक्ट हो सकती है। 2.1.3 where a persons or firm who has been convicted under section 29 of the BIS Act 2016 makes an application for the certificate of recognition, such persons or firms shall not be eligible to apply for grant of recognition for a period of 1 year from the date of such conviction। जैसे हमने पहले बताया था कि अगर सेक्शन 29 के अंदर किसी को कन्विक्शन हुआ है तो उसके लिए कूलिंग ऑफ टाइम जो है वो 1 साल का है, तो 1 साल तक वो फिर से नए लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। 2.2 After recording the application, a recognition assessment of the A&H Center of 4 main days duration, that is by a team of 2 officers for 2 days, either for gold or gold and silver, preferably within 15 days of recording the application, to determine whether the A&H Center has created the necessary infrastructure for assaying and hallmarking according to IS 1582/2009 shall be carried out, right। तो जैसे ही रिकॉर्ड होती है हमारी एप्लीकेशन तो उसके 15 दिन के अंदर 4 मेन डे का हमारा असेसमेंट करवाना है। 4 मेन डे कैसे होगा, तो 2 ऑफिसर रहेंगे
और 2 दिन तक रहेंगे। मतलब ऐसे 4 दिन तक वो आएंगे और फिर वो देखेंगे कि भाई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू IS 15820 है कि नहीं। 2.3 If the assessment report is found in order, HMO shall prepare the proposal for grant of recognition and put up to the DDGR as per hallmarking regulations 2018. Recognition will be granted by the DDGR in respect of gold and or silver hallmarking. तो जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो अगर HMO को मतलब हॉलमार्किंग ऑफिसर को सही लगता है तो वो जो है वो DDGR मतलब रीजनल DDG जो है उनके पास वो पुटअप करेंगे और DDGR जो है वो फिर उसको ग्रांट करेंगे। 2.3.1 In case the discrepancies are observed during the assessment, a follow-up assessment may be made to verify the corrective actions made. In case discrepancies can be ensured through documents only, then the same may be made on desktop basis. तो अगर कोई भी जो वो 4 वर्क डे का मेन डे का जो असेसमेंट हुआ था अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज ऑब्जर्व हुई है तो उसके लिए फॉलो अप असेसमेंट किया जा सकता है। और अगर डिस्क्रिपेंसी ऐसी है कि उसको डेस्कटॉप पे मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही उसको वेरीफाई किया जा सकता है तो उसको जो है वो वहां पे डॉक्यूमेंट्स मंगवा के वो डेस्कटॉप पे उसको वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब उसके लिए उसको फिर से ऑडिटर को भेजने की जरूरत नहीं रहेगी। 2.4 Recognition shall be granted as per IS 15820/2009 with scope defined as। तो हमको जो रिकॉग्निशन दिया जाएगा IS 15820/2009 के अकॉर्डिंग तो उसमें आगे जो बताए गए हैं वो उसके हिसाब से स्कोप दिए जाएंगे। तो स्कोप कौन कौन से रहेंगे एज पर IS 1417? A फॉर येलो गोल्ड ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स ओनली, या तो फिर येलो गोल्ड ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट का रहेगा सिर्फ। बी सिर्फ व्हाइट ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स का रहेगा। सी व्हाइट मतलब बी में जो है वो व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी जो है वो निकल बेस्ड, और सी मतलब ये दोनों का भी अलग अलग स्कोप आएगा। ऐसा नहीं होगा कि व्हाइट गोल्ड का स्कोप दे दिया तो हम निकल बेस भी टेस्ट कर सकते हैं और पैलेडियम बेस भी टेस्ट कर सकते हैं, राइट। दोनों का अलग अलग सेपरेट स्कोप रहेगा। तो व्हाइट गोल्ड विथ निकल और व्हाइट गोल्ड विथ पैलेडियम वो अलग अलग स्कोप आएगा। ये जो 3 स्कोप हुए उसमें से कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या तीनों 3 भी हो सकते हैं। और 2.4.2 जो है वो एज पर IS 2112 सिल्वर ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स के लिए स्कोप हमको ग्रांट कर सकते हैं। Scope of recognition of an A&H center may be considered for extension on request from the center with relevant details of equipment and manpower. Scope may be extended through assessment by 2 main days, 1 auditor for 2 days. If requested by an A&H center, such assessment may be combined with renewal assessment, and endorsement for extension of scope shall be given in the certificate of recognition. तो ये जो स्कोप है वो अगर हमको बढ़ाना है तो हम उसके लिए ऐसा नहीं है कि जब हम नया लाइसेंस लेते हैं तभी हम जो स्कोप डिसाइड किया वो हो गया, हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके लिए हमको एक ऑडिटर 2 दिन के लिए आएगा और वो जो भी हमने नया स्कोप के लिए अप्लाई किया है उसमें वो उसका वो असेसमेंट करेगा। अगर सही लगता है तो हमारे जो सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन है उसके अंदर एक्सटेंशन और वो स्कोप का मिल जाएगा। और अगर हमारा रिन्यूअल आ रहा है तो वो रिन्यूअल के साथ में भी हम स्कोप का एक्सटेंशन कर सकते हैं। 2.6 The following types of changes or in combinations thereof may occur during the operation of the certificate of recognition. तो नीचे बताए जो है उसके हिसाब से कोई भी चेंजेस ड्यूरिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन जो है वो हो सकता है। कौन सा है? एक तो है चेंज इन एड्रेस, एड्रेस का चेंज कर सकते हैं हम, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हमारा सेंटर शिफ्ट कर सकते हैं। सेंटर का नाम चेंज कर सकते हैं और सेंटर का मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, वो विथ और विदाउट
चेंज इन नेम, मतलब नाम चेंज होके भी मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, या फिर नाम सेम रहेगा और मैनेजमेंट चेंज हो सकता है। और लास्ट है लोगो चेंज हो सकता है हमारा। तो ये सारी चीज जो है उसके लिए हमको स्पेसिफिकली प्रोसेस करना होगा। तो वो क्या करना होगा वो अभी हम डिटेल में देखेंगे। 2.6.1 जो है उसमें देखेंगे कि अगर एड्रेस चेंज करना है तो क्या करना होगा। The center shall inform the complete address of the new premise to which they intend to shift their center, and also intimate suspension of hallmarking at the old premises to the bureau. If they have not done so, suspension of hallmarking at the old premises shall be imposed in accordance hallmarking regulations 2018. Revocation of suspension shall be carried out in accordance hallmarking regulations 2018. And endorsement for changes in address shall be given in the certificate of recognition. तो हमको अगर एड्रेस हमारा चेंज करना है, नई प्रीमाइस पे हमको शिफ्ट होना है, तो हमको जो पहले पुरानी प्रीमाइस है उसमें हमको सस्पेंशन का बताना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो चेंज कर दिया है। फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट होके हमको फिर से बीएस को बताना होगा कि हमने अभी दूसरी जगह पे हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेट कर दिया है। वो फिर आके असेसमेंट करेंगे और फिर जो है हमारे वो एंडोर्समेंट होके हमारा सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन हमको मिलेगा। सेकंड है चेंज इन द नेम ऑफ द सेंटर। अगर सेंटर का नाम चेंज करना है तो हमको द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज इंडिकेटेड एट 2.1, मतलब जो आगे हमको जब लाइसेंस लेना है तब 2.1 में जो बताया था उसमें से डॉक्यूमेंट कोई भी एक हमको सबमिट करना है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ change shall be obtained, and endorsement for change in name of the center shall be given in the certificate of recognition। अगर वो हम डॉक्यूमेंट के साथ में भेज देंगे तो वहां से हमको सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन में वो नाम चेंज करके हमको मिल जाएगा। थर्ड वन जो है वो मैनेजमेंट ऑफ द सेंटर बदल रहा है नाम के साथ में या फिर विदाउट नेम, तो उसके लिए है इन केस ऑफ सी suitable documents establishing the name or ownership of the center premises by management to obtain, and other required documents as indicated in at 2.1 of this guideline according to the type of changes shall be submitted by the new management, and endorsement for change in name of the center shall be given in the certificate of recognition। तो उसके लिए भी हमने जो पहले नया लाइसेंस लेने के लिए जो क्या था डॉक्यूमेंट, उसमें जो ऑनरशिप के लिए या तो फिर जो फर्म का प्रूफ देने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट था वो हमको देना पड़ेगा। और अगर नाम चेंज करना है तो फिर 2.1 के हिसाब से भी एक नया डॉक्यूमेंट हमको सबमिट करना पड़ेगा। ये करते हैं तो हमको हमारे सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन में अमेंडमेंट होके एंडोर्समेंट होके मिल जाएगा। लास्ट है कि अगर हमको हमारा लोगो चेंज करना है तो an undertaking signed by the proprietor, partner or director in their letterhead along with the copy of revised quality manual incorporating the new logo shall be obtained. After the approval from DDGR for the change of logo, a communication shall send to the center to this effect। अगर हमको हमारा लोगो चेंज करना है तो हमको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा जो प्रोप्राइटर या तो फिर पार्टनर या डायरेक्टर साइन करेगा अपने लेटर हेड पे, और उसके साथ हमको देना पड़ेगा रिवाइज क्वालिटी मैनुअल, क्योंकि क्वालिटी मैनुअल में भी हमको हमारा लोगो मेंशन करना होता है, राइट। तो वो भी हमको देना पड़ेगा और उसके बाद डीडीजीआर वो अप्रूवल देगा और तब जाके हमको वो लोगो चेंज कर सकते हैं। हॉलमार्किंग फी, यहाँ पे हॉलमार्किंग फी मतलब हम जो बीआईएस को मंथली रॉयल्टी देते हैं उसके बारे में बात है। हॉलमार्किंग फी टू द बीआईएस एज स्पेसिफाइड हॉलमार्किंग रेगुलेशंस 2018 shall be payable by the center by 10th of the following month, failing which necessary actions shall be initiated as per hallmarking regulations 2018। तो हमको जो हॉलमार्क मतलब जो रॉयल्टी है वो नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख तक में दे देनी है। अगर उसमें हम फेल होते हैं तो हमारे पे एक्शन लिए जा सकते हैं। फोर्थ, रिन्यूअल ऑफ रिकॉग्निशन। रिन्यूअल कैसे करना है वो अब देखेंगे। 4.1,
on receipt of renewal application from the A&H center with fees and all enclosures, a renewal assessment in line with hallmarking regulations 2018 shall be arranged for the A&H center of 2 main days durations. तो जब भी हम रिन्यूअल एप्लीकेशन भेजेंगे तो जो होनी चाहिए हॉलमार्किंग रेगुलेशंस 2018 के साथ इन लाइन होनी चाहिए, राइट। तो उसके बाद 2 मेन डे का जो है वो मतलब एक ऑफिसर 2 दिन के लिए, तो वैसे हमारा ऑडिट जो है वो शेड्यूल होगा। 4.2 if the renewal assessment report is found in order, HMO shall prepare the proposal for renewal of recognition subject to fulfillment of respective requirement and put up to the DGR, right, DDGR। तो अगर HMO को जो यहाँ पे रिन्यूअल असेसमेंट होता है और ऑडिटर वो रिपोर्ट जो है वो HMO हॉलमार्किंग ऑफिसर को भेजता है, और हॉलमार्किंग ऑफिसर को लगता है कि ये सही है, इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं है, तो वो DDGR को भेजेंगे और DDGR फिर उसको रिन्यू करेंगे। 4.3 in case discrepancies observed in renewal assessment, the A&H center shall be advised to take necessary actions with stipulated time and submit the same to BIS verification. A follow-up assessment may be planned by BIS for verification of the corrective actions if required. अगर जब हमारा रिन्यूअल ऑडिट हुआ तब कोई डिस्क्रिपेंसीज ऑब्जर्व हुई है, राइट, तो वो डिस्क्रिपेंसीज जो ऑब्जर्व हुई है उसको हमको जो है वो उसको सेटिस्फाई करना है, जो भी स्टिपुलेटेड टाइम दिया है उसके अंदर वो नेसेसरी एक्शंस लेने हैं और फिर बीआईएस को इन्फॉर्म करना है, और बीआईएस अगर जरूरत लगेगी तो फॉलो अप असेसमेंट के लिए किसी को भेजेंगे, और अगर जरूरत नहीं है तो वो फिर पेपर पे सेटिस्फाइड है तो उसके बेसिस पे वो रिन्यूअल करेंगे। 4.3.1 in case the compliance to the discrepancies observed during the renewal assessment could not be completed before the validity of the recognition either through follow-up visit or on desktop basis due to the delay from A&H center, action for deferment of renewal shall be taken immediately up to a period of 6 months from the date of validity as per hallmarking regulations 2018. The renewal shall subsequently be considered after ensuring the compliance to the discrepancies observed. जो भी टाइमलाइन हमको दी हुई थी, अगर वो टाइमलाइन में हम वो फुलफिल नहीं करते हैं उनको, और मीनवाइल हमारा लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो जाता है, राइट, और वो डिले जो है वो A&H सेंटर की वजह से है, तो वो हमको इमीडिएटली डिफरमेंट कर सकते हैं अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक का हमको डिफरमेंट दे सकते हैं, और फिर हम उसको जो भी डिस्क्रिपेंसीज ऑब्जर्व हुई थी वो 6 महीने के अंदर हम उसको सेटिस्फाई करके हम रिन्यूअल करवा सकते हैं। If renewal of recognition 4.3.2 if renewal of recognition is pending with BIS due to any reason which cannot be assigned to the A&H center through though renewal application along with requisite fee and documents has been received before the expiry of validity of recognition, the A&H center shall be allowed to function as recognized center till a decision on the renewal is taken by BIS. अगर हमने लास्ट डेट जो है उससे पहले रिन्यूअल एप्लीकेशन अलोंग विद जो भी स्टिपुलेटेड फीस है उसके साथ में अगर दे दिया है, और फिर किसी भी रीजन से वो डिले होता है जिसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है या हमारा कोई रोल नहीं है A&H सेंटर का, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं हमारा हॉलमार्क जब तक कि वो कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, राइट। तो अगर हमने वो कर दिया है और ऑडिटर नहीं आया है, ऑडिटर आ गया है मगर फिर वो आगे HMO ने कुछ प्रोसीजर नहीं किया है या तो फिर कुछ भी आगे इश्यू है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं हॉलमार्क जब तक कि वो आगे का प्रोसीजर खत्म होगा। 4.4 in case the A&H center is under suspension due to shifting of center and the renewal audit of the center is also due, the verification of shifting may be carried out along with the renewal audit of the center, right। तो अगर हमारा रिन्यूअल है और वही टाइम पे हमने शिफ्टिंग किया और अंडर सस्पेंशन है हमारा, तो दोनों ऑडिट हमारा साथ में कंबाइन करके एक ऑडिट में ही दोनों चीज हो सकती है, तो उसमें शिफ्टिंग भी हो जाएगा और रिन्यूअल भी हो जाएगा हमारा। 4.5
The renewal of recognition may also be considered without assessment, subject to the fulfillment of the following conditions in the operative period of 3 years. ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि IAHC ने बहुत मेहनत करके ये चीज करवाई हुई है कि हमारा रिन्यूअल विदाउट असेसमेंट, मतलब ऑडिट के बगैर भी हो सकता है, राइट। मगर उसके लिए कुछ कंडीशंस है जो हमको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो वो कंडीशन क्या है? 2 कंडीशंस है। पहली है कि हमारा जो भी सर्वेलेंस इंस्पेक्शन हुआ है वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, मतलब उसमें कोई एनसी नहीं होनी चाहिए या तो फिर कोई मेजर एनसी नहीं होनी चाहिए, और कम से कम 2 ऐसे सर्वेलेंस इंस्पेक्शन हुए होने चाहिए। ये है पास्ट 3 इयर्स में, पास्ट जो हमारा रिकॉग्निशन पीरियड था उसके अंदर, राइट। ये फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है नो सस्पेंशन ऑफ हॉलमार्किंग हैव बीन इम्पोज्ड फॉर द रीजन स्टेटेड एट क्लोज 5.3 एंड 5.5 ऑफ दिस गाइडलाइन। मतलब हमको कोई भी स्टॉप मार्किंग, सस्पेंशन ऑफ हॉलमार्किंग नहीं मिला होना चाहिए ड्यू टू 5.3 एंड 5.5 ऑफ दिस गाइडलाइन। तो उसमें क्या है वो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, सैंपल्स ऑफ फेल्योर है। तो मतलब अगर हमारा कोई भी सैंपल ऑफ फेल्योर ऑफ सैंपल की वजह से स्टॉप मार्किंग नहीं आया है और जो भी हमारे ऑडिट है वो सेटिस्फैक्टरी हुए हैं, तो हम विदाउट रिन्यूअल ऑडिट हम रिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए हम BIS को बोल सकते हैं कि भाई हम रिन्यूअल ऑडिट मत भेजो, सीधा हमारा रिन्यू कर दो डेस्कटॉप पे हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करके। 5. एक्शन ऑन फेलियर ऑफ मार्केट सर्वेलेंस सैंपल्स, राइट। मार्केट सर्वेलेंस सैंपल्स जो लेते हैं उसके फेल्योर, उसमें अगर कोई फेल्योर आता है तो उस पे क्या एक्शंस लिए जाएंगे। 5.1 suspension of recognition granted by BIS shall be done in accordance with the provision of hallmarking regulations 2018 in situations given below. Non-conformity of hallmark precious metal articles established after in-house or independence testing. तो हमारा रिकॉग्निशन जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं अगर हम जो हॉलमार्क आर्टिकल्स है हमारे वो इन हाउस टेस्टिंग में या तो फिर इंडिपेंडेंस टेस्टिंग में नॉन कंफर्मिटी यानी कि फेल होते हैं। 5.2 कैंसलेशन और नॉन रिन्यूअल ऑफ रिकॉग्निशन of an assaying and hallmarking center may be done in accordance with hallmarking regulations 2018 in situations given below. Articles marked with hallmark do not comply with the relevant Indian standards. राइट। तो हमारा कैंसलेशन भी हो सकता है या फिर नॉन रिन्यूअल भी हो सकता है हमारा, मतलब रिन्यूअल जब करने जाएंगे तो रिन्यूअल नहीं करेंगे। कौन सी सिचुएशन में? जबकि हमने कोई भी हॉलमार्क किया है वो रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं करता है, मतलब हमारा जो रिलेवेंट स्टैंडर्ड है वो IS 1417, 1418 और 15820 में कंप्लाई नहीं करता है, ऐसा कोई भी आर्टिकल हमने हॉलमार्क किया है तो हमारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या तो फिर नॉन रिन्यूअल ऑफ रिकॉग्निशन हो सकता है। 5.3 to implement the provision of hallmarking regulations 2018 specified at 5.1 and 5.2 above guidelines given below shall be followed. तो जो भी मतलब फेलियर के लिए जो भी हमने आगे ऊपर देखा उसमें आगे डिटेल में गाइडलाइंस दी हुई है। 5.3.1 शॉर्टेज इन फाइननेस अबव 40 PPT, मतलब कि जो भी हमारा इन हाउस किया या तो फिर इंडिपेंडेंट एजेंसी में जो भी हमारा हॉलमार्क किया हुआ आर्टिकल को रिटेस्ट किया उसको अगर 40 PPT से ज्यादा आता है तो क्या होगा? इफ द फेलियर ऑफ हॉलमार्क आर्टिकल इज ऑब्जर्व्ड विद shortage in fineness of more than 40 PPT, the recognition shall be processed for cancellation with applicable cooling period as per hallmarking regulations 2018, राइट। तो हमारा लाइसेंस जो है वो इमीडिएटली कैंसिल होगा और हमको एप्लीकेबल होगा कूलिंग पीरियड जो हॉलमार्किंग रेगुलेशंस 2018 में दिया है वो 1 साल का है, राइट। तो वो कूलिंग पीरियड क्या होता है कि तब तक हम नए लाइसेंस के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। हमारा करंट लाइसेंस तो कैंसिल हो जाएगा मगर हम नए लाइसेंस के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमारा
फाइननेस जो है वो 40 पीपीटी से ज्यादा शॉर्टेज आता है तो। 5.3.2 shortage in fineness above 5 ppt up to and including 40 ppt of the mark fineness। अगर हमने जो हमारा जो सैंपल टेस्ट हुआ है उसमें 5 पीपीटी से ज्यादा है मगर 40 पीपीटी तक या 40 पीपीटी से 5 पीपीटी के बीच में है तो उसमें क्या एक्शंस लिए जाएंगे। So the recognition shall be put under suspension as per provision of the hallmarking regulations 2018 on the first instance itself। मतलब ऐसा कोई पहला केस भी आता है जिसमें हमारा 5 पीपीटी से लेकर 40 पीपीटी तक में है तो हमको इमीडिएटली अंडर सस्पेंशन मतलब स्टॉप मार्किंग में रखा जाएगा। 5.3.3 shortage in fineness about 2 ppt and up to and including 5 ppt and or presence of prohibited element sorry तो अगर 5 पीपीटी से लेके 40 अरे सॉरी 2 पीपीटी से लेके 5 पीपीटी तक का कोई फेलियर है तो उसमें और या तो फिर उसके साथ में कोई भी ऐसा प्रोहिबिटेड एलिमेंट आया हुआ है तो उसके लिए क्या होगा। इन केस ऑफ सिल्वर अगर सिल्वर है तो शॉर्टेज इन फाइननेस इज अप टू एंड इंक्लूडिंग 5 पीपीटी ऑफ द मार्क्ड फाइननेस एंड और प्रेजेंस ऑफ प्रोहिबिटेड एलिमेंट्स। तो उस केस में क्या होगा अगर वो फर्स्ट फेल्यूर है हमारा तो वो हमको कम्युनिकेट करेंगे और एडवाइस करेंगे कि हम करेक्टिव एक्शन ले लें राइट। और फिर हमको जो भी बीआईएस ने इंटीमेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हमको करेक्टिव एक्शन लेना है। और अगर एक से ज्यादा फेल्यूर है उसमें और वो एक ही दिन में वो सैंपल उठे हुए हैं मतलब समझ लो अगर 3 फेल्यूर आए हमारे मगर तीनों 3 सैंपल जो है वो एक ही दिन उठे थे और वो तीनों सैंपल जो है वो 2 पीपीटी से लेकर 5 पीपीटी तक में है फेल्यूर में तो उसको एक ही फेल्यूर कंसीडर किया जाएगा। और अगर ऐसा दूसरा फेल्यूर आता है सेम जो 2 पीपीटी और 5 पीपीटी के बीच में है तो क्या होगा तो हमारे जो पास सैंपल है वो देखे जाएंगे और मतलब एक लास्ट सैंपल हमारा ड्रॉ हुआ था उससे 1 साल तक मतलब अगर हम समझ लो हमारा लास्ट सैंपल ड्रॉ हुआ था 31 मार्च 2020 तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक में जितने भी सैंपल लिए गए हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे और उसमें पास सैंपल का परसेंटेज गिना जाएगा। और अगर पास परसेंटेज जो है वो 60% और अबाव है राइट तो फेल्योर जो है वो हमको कम्युनिकेट किया जाएगा और हमको करेक्टिव एक्शंस लेने को बोला जाएगा। ये जो है वो 2 पीपीटी से लेकर 5 पीपीटी तक बीच में है। अगर एक सैंपल फेल आता है तो हमको सिर्फ कम्युनिकेट करेंगे अगर एक से ज्यादा आ रहा है तो परसेंटेज गिनेंगे 1 साल का और 60% से ज्यादा अगर वो पास है तो हमको कम्युनिकेट करेंगे और करेक्टिव एक्शंस लेने को बोलेंगे राइट। और अगर 60% से लेस है मतलब 60% से कम है अगर समझ लो 2 सैंपल हमारे पास हुए और 2 फेल हुए तो वो 60% से लेस हो गया तो हमको अंडर सस्पेंशन मतलब स्टॉप मार्किंग दिया जाएगा। 5.3.3 if it is third failure check number of past samples and total samples thrown during तो वो अगर हमारा थर्ड फेल्योर है तो भी वो सेम प्रोसीजर होगा। मगर अगर ये हमारा फोर्थ फेल्योर है 5.3.3.4 अगर ये हमारा फोर्थ फेल्योर है जो कि 2 से 5 के बीच में 2 पीपीटी से 5 पीपीटी के बीच में है तो हमको इररिस्पेक्टिव मतलब कितने भी परसेंटेज हमारे 100 सैंपल लिए हैं और उसमें से 4 फेल्योर आए तो भी हमको इमीडिएटली स्टॉप मार्किंग दिया जाएगा। 5.4
In case of situation where the center has been issued suspension for 3 times due to failure of hallmark articles in an operative यस मनीष भाई, मगर मैं वो पीपीटी यहाँ पे शो नहीं कर सकता हूँ, मुझे वो टेक्निकल पता नहीं है, इसलिए अगर आप कर सकते हो तो प्लीज डू इट। तो अगर ऐसे हमारे 3 जो फेल्योर है वो आते हैं 1 साल के अंदर, अरे सॉरी 3 साल के अंदर, जो हमारा रिकॉग्निशन है उसके अंदर, तो हमको हमारे लाइसेंस जो है उसको कैंसलेशन के लिए प्रोसेस किया जाएगा, राइट। मगर अगर हमको तीसरी टाइम स्टॉप मार्किंग आता है तो स्टॉप मार्किंग नहीं आएगा, वो फिर सीधा हमको कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस आएगा ड्यू टू फेल्योर ऑफ सैंपल्स। 5.5 इश्यू अराइजिंग आउट ऑफ सर्वेलेंस असेसमेंट, राइट। तो सर्वेलेंस असेसमेंट में अगर कोई इश्यू आता है तो उसको किस तरह से डील करेंगे, उसका एक गाइडलाइन है। द रिकॉग्निशन शैल बी पुट अंडर सस्पेंशन फॉर द सिचुएशन स्टिप्यूलेटेड इन हॉलमार्किंग रेगुलेशंस 2018। तो अगर हमको ऐसा कोई मिलता है, सर्वेलेंस में कोई इश्यू मिलता है, तो हमको वो स्टॉप मार्किंग अंडर सस्पेंशन रख सकते हैं। 5.5.2 hallmarking regulations 2018 stipulates non-implementations of the provision of relevant standard which may lead to suspension of hallmarking. The non-implementation of the provision of relevant standard is not limited to but may include one or more of the following, right। तो अगर हम हॉलमार्किंग रेगुलेशन जो 2018 है उसको हम नॉन इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर हम 1 मिनट मनीष भाई, आप अपना ऑडियो ऑन करके देखिए ना थोड़ा, वो अगर आप शेयर कर सकते हो तो। वो शेयर करने के लिए आपको शेयरिंग बंद करना पड़ेगा। शेयरिंग हेलो, एक मिनट, क्या शेयर करना है? उन्होंने पूरा एक अच्छे से टेबल बनाया हुआ है ना, 40% टेबल बनाया हुआ है। ओके तो ओके, कोई बात नहीं, ज्यादा सहूलियत रहेगी सबको समझने में। ओके ठीक है। तो विवेक भाई आप थोड़ी देर म्यूट हो जाइए। शेयरिंग बंद कीजिए, नहीं शेयरिंग बंद कीजिए, म्यूट होने की जरूरत नहीं है। शेयरिंग स्क्रीन शेयरिंग बंद कीजिए। ओके ओके, या आपका स्क्रीन शेयरिंग चालू कीजिए। मनीष भाई ने एक अच्छा सा बनाया हुआ है जो एक ही टेबल से हमको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे अगर होगा, अगर इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ सैंपल्स है तो, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अगर फर्स्ट इंस्टेंस है और अबव 40 पीपीटी है तो वो हमको सीधा कैंसिल ही होना है, और अगर फर्स्ट इंस्टेंस है और वो 5 पीपीटी टू 40 पीपीटी है तो वो स्टॉप मार्किंग में जाना है। और अगर फर्स्ट इंस्टेंस है, एक मिनट, हाँ फर्स्ट इंस्टेंस है और 2 पीपीटी टू 5 पीपीटी है तो ये जो है हमको कम्युनिकेट करेंगे और करेक्टिव एक्शन लेने को बोलेंगे। और अगर सेकंड इंस्टेंस है और 40 पीपीटी है तो एप्लीकेबल ही नहीं होता, राइट। 5 पीपीटी टू 40 पीपीटी है तो उसमें देखा जाएगा कि पास जो है वो 60% से अबाव है कि 60% से नीचे है। अगर 60% से अबाव है तो हमारे साथ कम्युनिकेट किया जाएगा, राइट। और 60% से नीचे है तो वो अंडर सस्पेंशन जाएगा, राइट। और अगर थर्ड इंस्टेंस है तो अगर वो 40 पीपीटी के अबाव है तो वो कंसीडर ही नहीं है क्योंकि लाइसेंस कैंसिल ही हो गया है। अगर 5 पीपीटी टू 40 पीपीटी है तो भी वो हमको स्टॉप मार्किंग ही है। मगर अगर 2 पीपीटी टू 5 पीपीटी है तो अगर जैसे पहले हुआ था वैसे ही, अगर 60% से ज्यादा है तो हमको कम्युनिकेट करेंगे, और अगर 60% से कम है तो वो हमको स्टॉप मार्किंग देंगे। और अगर फोर्थ इंस्टेंस है, तो जो है अगर 250 टू 550 है तो वो हमको अंडर सस्पेंशन ही डालेंगे, इन रिस्पेक्टिव हमारे कितने सैंपल्स है उसमें से 5% ही भले ही हमारा फेल हो,
फिर भी हमको वो जो है हाँ वो हमको सस्पेंशन में ही डालेंगे। You can share your screen now. Okay, continue your screen. आकाश स्क्रीन कंटिन्यू कीजिए, उसमें नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। ओके ओके तो जो जहाँ हमारे यहाँ सर्वेलेंस ऑडिट होता है और उसमें अगर कोई इश्यू आता है तो उसमें कहाँ पे क्या करेंगे उसकी ये गाइडलाइंस है। तो वो हमको सस्पेंशन में रख सकते हैं 5.5.1, 5.5.2 हॉलमार्किंग regulations 2018 stipulated non-implementation of the provision of relevant standard which may lead to suspension of hallmarking. The non-implementation of the provision of relevant standard is not limited to but may include one or more of the following. right? तो अब उसमें हमको सस्पेंशन भी दे सकते हैं और आगे आगे जो बताई गई है वो स्टेप्स भी ले सकते हैं। यस मनीष भाई नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। क्या एक्शन ले सकते हैं? ए, नॉन फंक्शनिंग ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट नेमली XRF मशीन्स, वेइंग बैलेंसेस, फर्नेसेस, क्यूपेलेशन और अनेलिंग। अगर सर्वेलेंस के ऑडिट के टाइम पे पाया जाता है कि इसमें से कोई भी एक इक्विपमेंट जो है वो वर्किंग में नहीं है, XRF, वेइंग बैलेंस, अनेलिंग फर्नेस या क्यूपेलेशन फर्नेस, तो वो हमको अंडर सस्पेंशन डाल सकते हैं। Prima facie evidence suggests that test results reported by A&H center are not genuine or valid. right? अगर ऐसा लगता है कि हमने जो रिपोर्ट किया है रिजल्ट वो जेन्युइन नहीं है तो भी हमको सस्पेंशन में डाल सकते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर अ पर्टिकुलर लॉट्स ऑफ हॉलमार्क आर्टिकल। अगर कोई हॉलमार्क किया हुआ आर्टिकल का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो भी हमको सस्पेंशन में डाल सकते हैं। Yes, Manish, next. Other obligations to A&H center. और क्या obligations है? 5.6.1 The A&H center shall also accept hallmark jewelry from a consumer for verification of purity and issue report of assaying, giving proper identification mark as mark on the article. तो अगर कोई भी कस्टमर डायरेक्टली आता है हमारे पास, ज्वेलर नहीं, ज्वेलर का कस्टमर एंड यूजर हमारे पास आता है और वो हमको टेस्ट करने के लिए बोलता है तो हमको उसको टेस्ट करके देना है और वो जो रिपोर्ट हम देंगे उसके ऊपर जो आर्टिकल के ऊपर जो मार्क है वो हमको आइडेंटिफिकेशन मार्क भी हमको स्पेसिफाई करने हैं। दूसरा ऑब्लिगेशन है हमारे पे कि द असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर शैल नॉट एक्सेप्ट सच ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स व्हिच बेयर्स एनी मार्किंग इंक्लूडिंग KDM or fineness or caratage. No other mark shall be applied on hallmark jewelry artifacts. The A&H center shall not use hallmark on such medallions, coins which resemble with currency of any country. right? तो कोई भी टाइप का मार्क किया हुआ है उसके ऊपर इंक्लूडिंग KDM नहीं, मतलब कोई भी मार्क नहीं मगर KDM मार्क किया हुआ है या तो फिर फाइनेंस या कैरेटेज मार्क किया हुआ है। राइट तो हमको ऐसी ज्वेलरी एक्सेप्ट नहीं करनी है और हमको भी उसके ऊपर कोई भी मार्क नहीं लगानी है, दूसरा कुछ भी मार्किंग हमको नहीं करना है हॉलमार्क आर्टिफैक्ट्स के ऊपर। और दूसरा है कि कोई भी कंट्री का अगर कोई ऐसा कॉइन आता है, मेनली हमारे यहाँ रानी सिक्का आता है कि जो किसी कंट्री का मेडेलियन को या कॉइन को रिसेंबल करता है, करेंसी को रिसेंबल करता है, तो हमको वैसी चीज को हॉलमार्क नहीं करना है। यस नेक्स्ट स्लाइड। और थर्ड ऑब्लिगेशन है कि ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स विच ऑन एनालिसिस बाय XRF मशीन फाउंड टू हैव अ नेगेटिव वेरिएंस ऑफ मोर देन 5 ppt फ्रॉम द डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ फाइननेस shall not be accepted for further assaying. Such items shall be returned to the jeweler without assaying and hallmarking. अगर XRF में ही हमको 5 ppt से ज्यादा
मिलता है अगर वेरिएशन, तो हमको उसको फर्दर असे में नहीं ले जाना है, उसको सैंपलिंग नहीं करना है, फायर असे नहीं करना है, उसको वहां से हमको XRF से ही रिजेक्ट करना है। ओके 5.7 since one single recognition is operated for gold and silver hallmarking, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और IHC ने इसमें बहुत मेहनत करके करवाया हुआ है कि अगर हमारे पास गोल्ड का भी लाइसेंस है और सिल्वर का भी लाइसेंस है, और अगर दोनों में से कोई एक का भी सैंपल फेल्योर आता है, उसकी वजह से पहले हमारे दोनों लाइसेंस कैंसिल हो जाते थे, गोल्ड का भी और सिल्वर का भी, या स्टॉक मार्किंग भी दोनों में आते थे। तो अभी वो हमने सेपरेट करवा दिया है। अगर गोल्ड में फेल्योर आता है तो जो भी उसका इफेक्ट आएगा वो सिर्फ गोल्ड पे आएगा, और अगर सिल्वर का फेल्योर आता है तो जो भी एक्शंस हमारे पे आएंगे वो सिर्फ सिल्वर पे आएंगे। मतलब दोनों अभी हमारे स्टॉक मार्किंग में नहीं आएंगे, या दोनों का हमारा लाइसेंस सस्पेंड नहीं होगा। यस, नेक्स्ट इज रिटेंशन ऑफ कॉर्नेट्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रिटेंशन ऑफ कॉर्नेट्स और सीसीटीवी बैकअप, ये अभी नई चीज उन्होंने हमारे गाइडलाइन में डाल दी है कि हमको कॉर्नेट्स जो है वो 30 असेइंग के रखने, पहले वो डेज पे था कि इतने दिन के रखने हैं, मगर वो अभी चेंज हो गया है, हमको 30 असे, जो हमने लास्ट 30 असेज किए हैं, मतलब 32 या 60 कॉर्नेट्स हमको मेंटेन, अगर एक में हम 2 रखते हैं तो अगर ज्यादा है तो ज्यादा, मगर 30 असे की हमको कॉर्नेट्स मेंटेन करनी है। और सीसीटीवी का जो बैकअप है, स्टोरेज जो है, वो हमको 30 दिन का, मिनिमम 30 दिन का स्टोरेज हमको मेंटेन करके रखना है। 7th इज टेस्टिंग ऑफ काउंटर सैंपल, मतलब जो भी हमारा सैंपल उठाया था, अगर उसका काउंटर सैंपल हमको टेस्ट करवाना है, अगर हमको लगता है कि हमको जो भी रिजल्ट आया है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है और हमको उसका काउंटर सैंपल टेस्ट करवाना है, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है कि उसके लिए हमको जो ज्वेलर है जिनका वो सैंपल था, उनके पास जाना पड़ेगा और उनको हमको बोलना पड़ेगा कि वो एक रिक्वेस्ट भेजे ब्रांच ऑफिस को विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ कि ये हमको काउंटर सैंपल जो है वो टेस्ट करवाना है। और BO shall seek DDGR's approval for testing the counter sample, for which double the testing charges shall be paid in advance by the registered jeweler। तो यहाँ पे ये बात सामने आती है कि हम काउंटर सैंपल को टेस्टिंग के लिए हम रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, हमको जो ज्वेलर है उनके पास जाना पड़ेगा और वो रिक्वेस्ट भेजेगा ब्रांच ऑफिस को, और फिर ब्रांच ऑफिस जो है वो DDGR का अप्रूवल लेके वो काउंटर सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेज सकता है, और उसके लिए जो ज्वेलर है उनको डबल चार्जेस देने पड़ेंगे। 8th जो है वो है फॉर्मेट्स है, उसमें वेरियस फॉर्मेट्स है, तो उसमें हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और 9th भी जो है वो, अगर हमको कोई भी ऑर्डर में अगर हमको अपील में जाना है, मतलब अगर हमको वो ऑर्डर के सामने हम सेटिस्फैक्टरी नहीं है और हमको DG के पास अपील में जाना है, या तो फिर DG से भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, और हमको मिनिस्ट्री में अपील में जाना है, तो वो हम कैसे जा सकते हैं, उसकी डिटेल्स है। तो मेरे हिसाब से उसमें हमको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ताकि हमको क्वेश्चन आंसर्स का थोड़ा टाइम मिल सके। या सो दैट इज इट।